तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे दोस्तों, चाहे आपके पास में सेट ए आता हो या सेट बी आता हो या सेट सी आपको देखने को मिले या चाहे दोस्तों आपको सेट डी मिलता हो या आपको परीक्षाओं में ई सेट मिले या एफ सेट मिले। जी हाँ दोस्तों, चाहे आपके पास में कोई सा भी सेट पेपर आपको देखने को मिले परीक्षाओं में, आज मैं आपको पूरे के पूरे सेट पेपर के आंसर सभी क्वेश्चन और उनके आंसर दोस्तों इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो इसलिए दोस्तों आप सभी को ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है। जी हाँ दोस्तों, सभी सेट पेपर हमारे पास में ये पूरे आ चुके हैं। सेट ए ये रहा, सेट बी ये रहा, सेट सी ये है, सेट डी ये है, सेट ई ये है और सेट एफ ये है। पूरी तरह से आप आसानी से दोस्तों देख सकते हो, पूरे के पूरे सेट पेपर यहाँ पर है। चाहे तो आप इनके नंबर भी मिलान करके देख सकते हो। पूरे के पूरे सेट पेपर आपके, चाहे आप किसी भी ज़िले से बिलोंग करते हो, पूरे सेट पेपर आपकी परीक्षाओं में इसी प्रकार के पूरे आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों जल्दी से इसको देखते हैं और समझते हैं कि आपका वार्षिक परीक्षा पेपर कक्षा 11वीं हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, कितने क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे मेरे द्वारा। दोस्तों सभी सेट पेपर के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर पूरे के पूरे बताए जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों आप सभी को क्या करना है कि इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखना है दोस्तों, जिससे कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर आसानी से समझ में आ सके। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखा तो इससे दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन और उनके आंसर दोस्तों आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो पूरे के पूरे सेट पेपर आप दोस्तों इस जगह से देख सकते हो। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसलिए आप सभी लोग इनको पूरा ज़रूर देख कर जाए, जिससे कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपका वार्षिक परीक्षा पेपर कक्षा 11वीं हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर आपका कैसा आएगा। और मैं आपको सारे के सारे सेट पेपर यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ, इसलिए आप सभी को वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखना है। दोस्तों मैं बिल्कुल आपको शुरू से लेके आखिरी तक के सभी कुछ प्रश्न और उनके उत्तर सभी कुछ इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ, इसलिए दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देख कर जाना है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिखाए जा रहे हैं इनके आंसर आपको एक बार ज़रूर बिल्कुल अच्छे से याद कर लेने हैं। जैसा कि पहला दिया गया है संचार क्या है, और उसी के नीचे जो क्वेश्चन दिया गया संचार के माध्यम किसे कहते हैं, संचार के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिखाए जा रहे हैं आप सभी लोग इन क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। संचार क्या है, संचार माध्यम किसे कहते हैं, संचार के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, सभी के सभी क्वेश्चन आप इस जगह से याद कर लीजिएगा। और इसी के अलावा ये क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे, तो आप सभी लोग यहाँ से इन क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। और उसी के अलावा ये क्वेश्चन दिए गए हैं, देखिएगा संचार कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी आपको याद कर लेना है यहाँ से। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगर दोस्तों आगे बात की जाए पद्यांश की व्याख्या, तो दोस्तों आपको ये वाला पद्यांश बहुत ही अच्छे से देख लेना है। ये मीराबाई वाले पार्ट से लिया गया है, तो इस पद्यांश की दोस्तों आपको व्याख्या जरूर बिल्कुल बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। तो आपको दोस्तों ये वाली व्याख्या जरूर बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। चाहे तो आप व्याख्या वैसे कोई ज़्यादा कठिन नहीं होती है, आप चाहे तो इस पार्ट का नाम, संदर्भ, प्रसंग ये आप याद कर ले और व्याख्या स्वयं आप पढ़ के आसानी से इसको समझ के कर सकते हो। तो इसकी दोस्तों आपको व्याख्या कर लेनी है, इस प्रकार से आपको पूरी व्याख्या करके आनी है। तो व्याख्या करने का दोस्तों आपको मैं बता दूं 4 नंबर मिलेगा। 1 नंबर संदर्भ लिखने का, दूसरा प्रसंग का और तीसरा नंबर आपको व्याख्या का और चौथा नंबर मिलेगा विशेष लिखने का। विशेष इसमें थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिया गया है, आप चाहे तो 1-2 लाइन में भी विशेष को लिख सकते हो। और दोस्तों इस इतनी बड़ी ज़्यादा व्याख्या को देख के आप डरे नहीं, क्योंकि ये दोस्तों आपके मन का वर्णन होता है, आपको ये दोस्तों समझना है और उसी आधार पे इसको पूरा लिख देना है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे मैं आपको बता दूं कि आगे आपको सबसे पहले मैं आपको गद्य खंड क्लियर करवा देता हूं। गद्य खंड के बाद में हम पद्य खंड में अभी क्लियर करवा देता हूं। पद्य हम पहले क्लियर कर रहे हैं, इसके बाद में गद्य खंड को देखेंगे। तो अभी पद्य खंड के अगर प्रश्नोत्तरों की बात की जाए तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन देख लेने हैं। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या क्या तर्क दिए हैं। एक तो ये वाला क्वेश्चन आप याद कर लेंगे और उसी के नीचे आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा दोस्तों, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। तो आप इस क्वेश्चन को भी पूरा याद कर लीजिएगा। और उसी के अलावा दोस्तों मैं आगे आपको बता दूं कि अगला क्वेश्चन ये यहाँ पे आपको दिया गया है, कबीर की दृष्टि में किन लोगों को आत्मबोध नहीं होता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और उसके अलावा आगे मैं आपको बता दूं तो देखिएगा यहाँ पर एक क्वेश्चन दिए गए हैं, देखिएगा क्या लिखा है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है। और उसी के अलावा ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना अच्छे से। और आगे बढ़ते हैं तो और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिएगा
अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको ये दिया गया है, आप आसानी से इसको देख सकते हो। ये लिखा है यहाँ पर, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से देख लेंगे और याद कर लेंगे। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है, मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है। बिल्कुल आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे, जिससे कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आ सके। व उसी के अलावा अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है, मीरा ने सेज मिले अविनाशी ऐसा क्यों कहा है। आप ये वाला भी क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है, मीरा ने किसे अपना पति माना और क्यों। तो ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ से याद कर लेना है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हो, क्या लिखा है, कवि सावन से अपने विषय में क्या क्या बताने का अनुरोध करता है। और उसके अलावा अगला दिया गया है, जेल में जाकर कवि की मनस्थिति कैसी हो गई है। ये वाला क्वेश्चन भी आपको याद कर लेना है। और इसी के अलावा अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है, कवि ने अपनी माँ के विषय में क्या वर्णन किया है। पिता कवि को सोने पर सुहागा क्यों कहते हैं। व इसी के अलावा अगला क्वेश्चन आपको ये यहाँ से याद कर लेना है। और अगला ये दिया गया है, चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर बजर गिरे। तो ये भी आपको दोस्तों देख लेना है और पूरा यहाँ से इसको याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आगे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, बस्तियों के नंगे होने से क्या आशय हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेना है पूरा। और दोस्तों, अगर आगे बात की जाए आपके गद्य खंड की, तो गद्य खंड में से दोस्तों आपको क्या करना है कि एक व्याख्या इसमें से आनी है। तो आपको नमक का दरोगा वाले पार्ट का ये वाली व्याख्या थोड़ी अच्छे से देख लेनी है। ये आपसे पूछी जाएगी परीक्षाओं में। और उसी के अलावा मैं आपको बता दूं कि एक ये वाली व्याख्या भी आपको थोड़ा सा देख लेना है, ये भी आपसे परीक्षाओं में पूरी पूछी जाएगी। अब आगे बात करते हैं इसके प्रश्नोत्तर की। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ से आपको ये क्वेश्चन याद कर लेने हैं, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों। पूरा का पूरा प्रश्न और इसका उत्तर आप यहीं से नोट कर सकते हो। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन ये यहाँ पे दिया गया है, नमक का दरोगा कहानी में आलोपीदीन के व्यक्तित्व के 2 पहलू आपको बताने हैं। तो देखिएगा दोस्तों, ये पूरा हो जाने के बाद में आगे मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन ये 2-2 नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इनको भी देख लें। व इसी के अलावा अगले क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए गए हैं, नमक का दरोगा कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद हमें क्या संदेशा देना चाहते हैं। व उसी के अलावा अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है, नमक का दरोगा कहानी के आधार पर वर्तमान समाज में सामाजिक यथार्थ के बारे में अपने विचार को व्यक्त कीजिए। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है, पंडित आलोपीदीन बेहोश होकर धरती पर क्यों गिर पड़े। वंशीधर के पिता वंशीधर की नौकरी कैसे दिलाना चाहते थे। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद कर लेना है। और उसी के अलावा मैं आपको आगे बताता चलूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया है, नमक विभाग में दरोगा के पद के लिए बड़ों का जी ललचाता था। वर्तमान समाज में एक कौन सा पद होगा जिसे पाने के लिए लालायित रहते होंगे और क्यों। तो देखिएगा, आज के समाज में IAS, IPS, IFS, आयकर, बिक्री कर आदि की नौकरियों के लिए लोग लालायित रहते हैं, क्योंकि इन सभी पदों पर ऊपर से आमदनी के साथ साथ पद का रोब भी मिलता है। ये देश के नीति निर्धारक भी होते हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेना है। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है, लड़कियाँ वे हैं घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है, वाक्य समाज में लड़कियों की स्थिति की वास्तविक स्थिति को प्रकट कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन का उत्तर भी यहीं से आपको नोट कर लेना है। और उसी के अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले कुछ क्वेश्चन और उनके आंसर देखते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ से आपको ये क्वेश्चन देख लेते हैं, अदालत के सभी कर्मचारी पंडित आलोपीदीन के प्रति सहानुभूति क्यों रखते थे, ये आपको याद करना है। अगला दिया गया, वंशीधर सत्य पक्ष पर अडिग रहते हुए भी अकेले क्यों पड़ गए, और मुकदमा हारने पर वंशीधर के परिजनों ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। तो ये सभी क्वेश्चन यहाँ से आपको याद कर लेना है। और उसी के अलावा दोस्तों, ये आलोपीदीन के चरित्र की विशेषताएं जो दी गई है, ये आपको पूरी याद कर लेनी है। बिल्कुल आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगी, चाहे आपके पास में कोई सही सेट पेपर आता हो। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है, ये मियाँ नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको मैं बता दूं दोस्तों कि यहाँ से आपको ये क्वेश्चन याद करने हैं, जैसे कि लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास क्यों गई, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बीती बातों में मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्या होने लगी, पाठ में मियाँ नसीरुद्दीन का शाब्दिक चित्र लेखिका ने कैसे खींचा, ये आपको बताना है। और उसके अलावा अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया, देखिएगा, मियाँ नसीरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी। और तालीम की तालीम, ये वाला क्वेश्चन भी आपको याद कर लेना है। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका
परीक्षाओं में इसी प्रकार का आने वाला है दोस्तों, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। तो आप आगे यहाँ पे देख पा रहे हो, ये क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। मियाँ नसीरुद्दीन शाब्दिक शब्द चित्र किस संग्रह में लिया गया है? मियाँ नसीरुद्दीन किस कला में माहिर थे? ये महारत उन्होंने कैसे हासिल की? बीते हुए ज़माने और आज के ज़माने के बारे में मियाँ नसीरुद्दीन की क्या राय है, ये आपको बताना है। और आगे आप यहाँ से देख पा रहे हो, ये क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। मियाँ नसीरुद्दीन सच्ची तालीम किसे मानते हैं? काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। इस उक्ति का स्पष्ट आपको अर्थ करना है, ये आपको देख लेना है। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको ये दिया गया है, पातेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? यही क्वेश्चन और उसका उत्तर भी आपको यहाँ से याद कर लेना है पूरा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हो। आर्थिक अभाव के कारण सत्यजीत राय को किन पर समस्याओं का सामना करना पड़ा? अपू और दुर्गा मिठाई वाले के पीछे पीछे क्यों जाते थे? सत्यजीत राय ने किस दृश्य को सबसे अच्छा कहा है और क्यों? तो ये क्वेश्चन सभी के सभी आप यहाँ से इसको याद कर लेंगे। और उसके अलावा अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है, धोबी के कारण सत्यजीत राय को क्या परेशानी उठानी पड़ी, उनका सामना क्या समाधान निकला? और इसके अलावा अगला दिया गया, सत्यजीत राय ने अपू की भूमिका निभाने के लिए कलाकार कैसे ढूंढा? तो आप ये देख लें। और इसके अलावा ये क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे, शूटिंग के लिए सत्यजीत राय को कौन सा गांव अच्छा लगा और क्यों? हॉलीवुड के कुत्ते और सामान्य कुत्ते में क्या अंतर होता है, ये भी आपको देख लेना है। और उसी के अलावा आगे मैं दोस्तों आपको बताता चलूँ कि ये क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको दिया गया है, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं मानता था? तो ये क्वेश्चन भी आपको पूरा यहाँ से याद कर लेना है। ये आपसे बिल्कुल परीक्षाओं में पूछा जाएगा कि धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं मानता था। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है, धनराम मोहन को किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों? ये वाला क्वेश्चन भी आपको याद कर लेना है। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है, मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उनके जीवन का नया अध्याय क्यों कहा है? तो ये क्वेश्चन भी आपको देख लेना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है, मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जबान के चाबुक को कहा है? तो ये भी आपको यहाँ से याद कर लेना है। तो आप सभी लोग इन क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। और उसी के अलावा आगे मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो आप आगे यहाँ से ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, बंशीधर तिवारी ने मोहन को गांव के उच्च विद्यालय से क्यों हटा लिया था? ये क्वेश्चन। और उसी के अलावा अगला ये क्वेश्चन, रमेश बाबू मोहन को किस नियत से लखनऊ ले गए? ये वाला क्वेश्चन भी आपको याद कर लेना है। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, इतिहास में स्पीति का वर्णन क्यों नहीं मिलता है? ये आपको याद करना है। और स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? तो ये भी आपको याद कर लेना है। और उसी के अलावा अगला ये क्वेश्चन दिया गया है, लेखक माने श्रेणी का नाम बौद्धों के माने मंत्र से क्यों लगाते हैं? ये आपको याद करना है। और उसके अलावा ये क्वेश्चन आपको यहाँ से याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ से याद कर लेने, देखिएगा ये क्वेश्चन दिए गए हैं और उनके उत्तर भी हैं। और उसके अलावा आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर और कुछ ज़्यादा आईएमपी नहीं है, पर आगे मैं आपको बता दूं यहाँ से कि देखिएगा, यहाँ से आपको एक तो ये रजनी वाला आपको यहाँ से याद कर लेना, रजनी ने हेड मास्टर द्वारा ट्यूशन संबंधी विषयों पर असमर्थता प्रकट करने पर क्या कहा? ये आपको याद कर लेना है। लीला और अमित रजनी को स्कूल जाने से क्यों मना करते हैं? और उसी के अलावा अगला एक क्वेश्चन दिया गया है, दबा हुआ आदमी एक कवि है, ये बात कैसे पता चली? ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। सभी सेट पेपर में ये क्वेश्चन शामिल किया गया है, ये आपसे पूछा जाएगा। और उसके अलावा अगला क्वेश्चन यहाँ से आपको देख लेना है, कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के लिए क्यों क्या तर्क दिया? ये आपको यहाँ से याद कर लेना है। और उसी के अलावा आगे मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो आगे आपको यहाँ से एक क्वेश्चन देख लेने हैं, जामुन का पेड़ यथार्थता किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है? ये वाला क्वेश्चन। और उसी के अलावा ये क्वेश्चन आपको यहाँ से याद कर लेने हैं। वाह, इसके अलावा अगले क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए गए हैं, कैसे पता चला कि दबा हुआ आदमी एक जिंदा है? सुस्त एवं कामचोर मोटे चपरासी ने कब और क्या कहा? फाइल कृषि विभाग को जब मिली तब उसकी प्राथमिकता में क्या प्रतिक्रिया थी? ये आपको बताना है। और उसी के अलावा ये क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में से पूछे जाएंगे, तो आप सभी लोग यहाँ से इन क्वेश्चन को नोट कर लेंगे और याद भी कर लेंगे। और इसी के अलावा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे? ये वाला क्वेश्चन आपको देख लेना है। व इसी के अलावा आगे क्वेश्चन दिए गए हैं, आत्मा का ताप पाठ के लेखक कौन है? आत्मा का ताप पाठ की विधा क्या है? आत्मा का ताप की मूल भाषा क्या है? हैदर राजा जीवन में धन को कैसे महत्व देते थे? और उसके अलावा प्रोफेसर लेंग हेम्बर कौन थे? उन्होंने राजा को आगे बढ़ाने में किसका योगदान दिया? तो ये भी आपको देख लेना है। लेखक को आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रदर्शनी में आमंत्रित क्यों नहीं किया गया? ये आपको देखना है। आत्मा की ताप ये आपको कर लेना है दोस्तों। तो सभी के सभी क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं, आप सभी लोग यहाँ से नोट करते चलेंगे। और इसी के अलावा अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है,
शास्त्रीय संगीत तथा चित्रपट संगीत में अंतर, लता के स्वर की निर्मलता का मूल कारण क्या है। और उसी के अलावा आगे मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो दिए गए हैं, जैसे कि चेजारो अपने सिर की रक्षा कैसे करते हैं, कोई की खुदाई के समय ऊपर ज़मीन पर खड़े लोग क्या करते हैं, राजस्थान की रेत की विशेषताएं बताइए। और इसी के अलावा आगे मैं आपको बता दूं, कोई की खुदाई फावड़े से क्यों नहीं की जा सकती है, ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। कुएं और कुएं में क्या अंतर है, ये आपको याद करना है। कुएं से पानी कैसे निकाला जाता है, कुएं से कुएं का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है। चेजारो के अलावा कोई निर्माण के कार्य में कौन कौन करते हैं, और गोधूली के समय कुइया का कैसा वातावरण होता है। तो आप सभी लोग यहाँ से, और अगला क्वेश्चन ये, कुएं के मुंह पर गिरनी क्यों नहीं लगाई जाती है, क्यों लगाई जाती है। और इसी के अलावा आगे मैं आपको बता दूं तो देखिएगा, मोहल्ले वासियों का लेखिका के प्रति क्या रवैया था, बेबी ने पार्क में घूमना क्यों छोड़ दिया, और उसके अलावा लेखिका को रमन दा क्यों अच्छा लगता था। तो देखिएगा यहाँ से आपको ये याद कर लेना है। और उसी के अलावा खाना खाने को लेकर रमन दा क्यों हंस रहा था। और इसी के अलावा अगर दोस्तों आवेदन पत्र की बात की जाए तो एक तो ये आपको मैं बता दूं कि देखिएगा, यहाँ से परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु ये आवेदन पत्र आपको अच्छे से याद कर लेना है। ये बिल्कुल आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा, तो इसलिए आप सभी लोग इस आवेदन पत्र को अच्छे से याद जरूर कर लेंगे। और उसी के अलावा अगला ये दिया गया है, आप यहाँ से इसको देख सकते हो, स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु अपने प्राचार्य को एक आवेदन पत्र आपको लिखना है। तो ये टीसी के लिए आवेदन पत्र, ये भी आपको अच्छे से देख लेना, बिल्कुल आपसे परीक्षाओं में ये पूछा जाएगा। ये आपको दोस्तों अच्छे से देख लेना है और समझ लेना है। और उसी के अलावा ये माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव के लिए आवेदन पत्र है, तो ये भी दोस्तों आपको अच्छे से यहाँ से देख लेना है और समझ लेना, बिल्कुल आपसे परीक्षाओं में ये भी आवेदन पत्र पूरा पूछा जाएगा। तो आप सभी लोग इसको भी देखें यहाँ से और नोट कर लें। व इसी के अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं तो देखिएगा, यहाँ से आपको एक, अगर जीवन परिचय की बात की जाए तो दोस्तों जीवन परिचय में मैं आपको बता दूं, एक तो सूरदास का आपको कर लेना है। सूरदास का जीवन परिचय आप पूरा याद कर लीजिएगा, ये जो दिया गया है पूरा ये। और इसी के अलावा ये, और इसके अलावा जीवन परिचय में और अगर मैं बात बताऊँ आप तो एक मीराबाई का आपको कर लेना है। और इसके अलावा एक मुंशी प्रेमचंद का अगर आपके पास में हो तो ये भी आपको कर लेना है। तो दोस्तों देखिएगा, मेरे द्वारा आप सभी को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और उसके उत्तर यहाँ पर समझा दिए गए हैं। आप सभी लोग इन चीज़ों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में इसी प्रकार का आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि सभी क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में यही पूछे जाएंगे। दोस्तों इसी के साथ में मैं आप सबको वार्षिक परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और इस वीडियो से विदा लेता हूँ। नमस्कार।